नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है। आज 5 नए मंत्रियों के साथ ये पहली बार बैठक हो रही है। सचिवालय में जारी है कैबिनेट का मंथन। विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बेहद अहम बैठक है। देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बेहद अहम बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अभी भी जारी है। हाल ही में शामिल हुए 5 नए मंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है जिसमें प्रतिनिधिमंडल के सभी 12 सदस्य मौजूद है। विभागों के बंटवारे के बाद अब धामी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए महिला सशक्तिकरण और नई शहरी विकास नीतियों को लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की इस बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है क्योंकि विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्रियों के साथ ये सरकार का पहला नीतिगत बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। मदन, क्या बैठक अभी भी जारी है? कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं? बैठक में किन किन विषयों पर बातचीत होनी है? शुक्रिया। देखिए, बैठक अभी निरंतर 10 बजे से चल रही है और आज जो है नए जो 5 मंत्री बनाए गए हैं वो भी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद है और पहली बार जो है पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुंची है। निश्चित तौर पर तमाम आज फैसले होंगे क्योंकि नए विभाग मिले हैं और बहुत ही अहम विभाग मंत्री को दिए गए हैं। खासतौर पर शहरी विकास का विभाग राम सिंह खेड़ा को मिला है और शहरी विकास का आज एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ पर आ सकता है जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिसमें कि शहरीकरण के लिए जो रीडेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई गई है उस पर आज मोहर लग सकती है, इस तरीके की उम्मीद है। उसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग जो कि मदन कौशिक को दिया गया है उसमें भी कई प्रस्ताव आज आ सकते हैं। इसके साथ ही सबसे अहम बात है कि 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्था है उसके लेके जो है तमाम चर्चा आज हो सकती है क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय बनी है, वैश्विक संकट चल रहा है और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पर आज चर्चा होगी। और क्योंकि जब इतने सारे श्रद्धालु पहुंचेंगे और देखिए, क्योंकि आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक है मदन, 2 चुनौती है पुलिस प्रशासन की टीम के सामने। पहली चुनौती है क्राउड मैनेजमेंट, दूसरी चुनौती आपके सामने है आपदा और आपदा प्रबंधन विभाग, क्योंकि अब मंत्रियों को सौंप दिया गया है। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ निर्देश और क्या कुछ फैसले आने की उम्मीद यहाँ पर लग रही है कि पहले अगर आपने बहुत आपदा प्रभावित इलाकों को देखा है, वो टफ कंडीशन देखा है, वैसा क्रूशियल कंडीशन ना हो इसके लिए? शुक्रिया। निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां 4 धाम यात्रा के दौरान बनती है क्योंकि मानसून सीजन भी शुरू होता है बीच में, तो परिस्थितियां बिगड़ते हुए देखी है हमने कई बार और प्रत्येक वर्ष जो है तैयारियां चलती है लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी नहीं पड़ती है जिस तरीके की परिस्थितियां हो जाती है। और इस बार और ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है और क्योंकि अभी जो आपदा प्रबंधन विभाग है जो मदन कौशिक को सौंपा गया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कहीं कोताही ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों की संख्या जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो क्या क्या जो पिछले बार की कमियां हैं वो किस तरीके से दूर होगी, इस पे जो है गहन मंथन यहाँ पर चलेगा निश्चित तौर पर। उसके साथ ही देखिए मदन, पिछली बार की कमियों को दुरुस्त करने के लिए वो रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना होगा। क्या मंत्री रिपोर्ट कार्ड भी लेकर गए हैं? क्या अधिकारी भी इस बैठक में शामिल? हाँ, निश्चित तौर पर छुट्टी इसमें जो है कैबिनेट बैठक में सभी जो विभागीय सचिव है वो मौजूद रहते हैं और चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं देख रहे थे, अब जो है मदन कौशिक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो निश्चित तौर पर आज पूरा जायजा लेंगे और जो रिपोर्ट सामने रखेंगे उसके आधार पर किस तरीके का फैसला जो है आपदा प्रबंधन मंत्री लेते हैं। और पिछले 4 धाम यात्राओं में क्या कुछ कमियां रही उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि इस बैठक के बाद किन किन फैसलों पर मुहर लगी है इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग भी की जानी है। दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो तमाम फैसले, खासतौर पर 4 धाम यात्रा को लेकर क्या फैसले लिए जाते, सभी की निगाहें टिकी है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में 30 मार्च तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। 5 पर्वतीय जिले हैं जहां पर आज हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली समेत ऊंचाई पर हिमपात,
मैदानी इलाकों में 4 दिन मौसम रहेगा शुष्क, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 6 दिनों के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट जारी किया है। आज बुधवार को गढ़वाल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, कुमाऊं, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मैदानी जिलों में अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों की बात करें तो बादल गरजने, बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी हाई अलर्ट पर है, सतर्क हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, यात्रा ना करें, यात्रा करने से बचे। तो 5 पर्वतीय इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना है, बिजली गिरने की संभावना है। मैदानी इलाकों में 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो कि फोरकास्ट पूर्वानुमान की है, दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश हो रही है वहां पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, किन किन जिलों के लिए? देखिए, उत्तराखंड में मौसम दोबारा असर अपने आप को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर मौसम अपना मिजाज बदल रहा है और पहाड़ी जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार यहाँ बने हुए हैं, जिससे जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मौसम का मिजाज दिख रहा है। जहाँ पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है, मैदानी इलाकों में अभी फिलहाल तेज धूप खिली हुई है और गर्मी सी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 मार्च तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना है। खासतौर पर जो जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। इसके चलते इन इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। 3300 मीटर और उससे अधिक वाली ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पर हल्के हिमपात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बनी रहेगी और तापमान में भी काफी जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। तो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते वहाँ ठंड का माहौल भी बना हुआ है। खासतौर पर मसूरी और बनौटी के आसपास भी शाम के समय तेज। जितेंद्र, देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। बर्फबारी, बारिश की वजह से कई परेशानियां होती है, येलो अलर्ट जारी है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी की चेतावनी है, बारिश की चेतावनी है, येलो अलर्ट जारी है, क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से? देखिए, उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो हर समय अलर्ट मोड पर रहता है। राहत की बात यह है कि जो बर्फबारी और तेज बारिश की जो संभावनाएं हैं वो काफी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जताई गई हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जैसे जो जनपद मैंने अभी आपको बताए, गढ़वाल के हों चाहे कुमाऊं के हों, जो 3000 या 3300 मीटर की ऊंचाई पर जो है कस्बे हैं और वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो मुस्तैद हैं और कहीं से भी कोई समाचार अगर कुछ मिलता है, कहीं कोई रोडें ब्लॉक होती हैं तो उसका पूरा इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा किया। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासनिक अमला बेहद सतर्क। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के दोनों सदनों में देश की स्थिति स्पष्ट की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि भारत पहले भी कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के समय एकजुट होकर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जब भी कोई वैश्विक संकट आता है प्रधानमंत्री स्वयं देश की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि जिस प्रकार कोरोना काल में हमने सीमित संसाधनों और अटूट अनुशासन के साथ जंग जीती थी, उसी तरह इस वर्तमान संकट का भी हम डटकर सामना करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। तो वहीं 19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। 10 लाख श्रद्धालुओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। सुविधाओं का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सुरक्षित और सुगम दर्शन कराना लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर अपडेट किया है। इस साल चार धाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से होने जा रहा, जिसे लेकर शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में आने वाले हर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रिपोर्ट की बात करें तो यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बता दें कि अब तक 10 लाख से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 5 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं में कोई कोताही न बरती जाए। वहीं पिछले साल प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों के बावजूद 51 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए थे, जिसे देखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया गया है। यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दोस्त भी नहीं बने। एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का तीर्थयात्रा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून सरकारी आवास पर आज शहद निष्कासन का कार्य किया गया। उद्यान विभाग की देखरेख में आयोजित इस प्रक्रिया के पहले चरण में लगभग 60 किलो शुद्ध शहद निकाला गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में फूलों की विविध प्रजातियां मौजूद है, जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद के उत्पादन में सहायक है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में 3B गार्डन विकसित करने पर भी खास फोकस किया। साथ ही उन्होंने पर्वतीय इलाकों के ग्रामीणों को औषधीय गुणों वाले शहद उत्पादन के लिए प्रेरित करने में और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित USDMA में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि AI को एक सहयोगी के रूप में अपनाकर आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और सटीक बनाया जा सकता है। वहीं कार्यशाला में मुख्य रूप से मौसम के सटीक पूर्वानुमान, बाढ़ और भूस्खलन के शुरुआती आकलन के साथ साथ रियल टाइम डेटा एनालिसिस में AI की भूमिका पर भी चर्चा की गई। इस ट्रेनिंग के माध्यम से अधिकारियों को यह सिखाया गया है कैसे आधुनिक तकनीक के
जिम्मेदार उपयोग से आपदाओं के समय कम से कम समय में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। इस पहल से आने वाले समय में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एआई से किस तरीके से सहयोग मिलेगा, इसको लेकर लोगों को ट्रेन किया गया है। ट्रेंड करते हुए ये तमाम अधिकारी आपको नजर आए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बसंत विहार इलाके में देर रात शराब पीकर बवाल मचाया गया और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन के एक्शन भी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक बसंत विहार के मालिक मलिक चौक और अनुराग चौक के पास कुछ युवक देर रात जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो युवक और अधिक उग्र हो गए, शांति व्यवस्था भंग करने लगे। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके से 7 को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने और बवाल मचाने की धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही। गौरतलब है कि देहरादून एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस लगातार ऐसे उग्र तत्वों को, अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है ताकि शहर की कानून व्यवस्था बाधित ना हो। तो वहीं देहरादून में छात्र गुटबाजी पर पुलिस बेहद सख्त है। मारपीट करने वाले छात्रों पर दर्ज होगा केस। हॉस्टल पीजी संचालकों की जिम्मेदारी तय होगी। रात में घूमने वाले छात्रों पर पुलिस की नजर है। होटल रेस्टोरेंट में संचालकों की होगी जांच। लापरवाह थाना प्रभारियों पर भी अब बेहद सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छात्र गुटबाजी और आपसी विवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस महानिरीक्षक और एसएसपी के बेहद सख्त निर्देशों के बाद अब शहर में गुटबाजी करने वाले छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के आसपास और छात्रों के बीच होने वाली मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ये प्लानिंग तैयार की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब हॉस्टल और पीजी संचालकों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। साथ ही रात के समय में अनावश्यक रूप से घूमने वाले छात्रों पर भी पुलिस की पैनी निगाह रहने वाली है। होटल या रेस्टोरेंट में छात्रों के बीच विवाद होता है तो वहां के संचालकों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर लापरवाही बरती गई तो संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं बहराइच, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।